बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये हो रही है कि फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हो रही है। और नॉर्मली जो सियासतदान हैं वो सियासतदानों से मिलते हैं, हुक्मरानों से मिलते हैं, लेकिन अमेरिकन बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में असल में बात किससे करनी है और इक़्तिदार का मालिक कौन है, कौन अर्दली है और कौन हुकूमत में है, कौन इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम चला रहा है। तो मुलाकात जो है वो आसिम मुनीर साहब से करने का फैसला किया गया ट्रंप की जानिब से। ये कोई तय मुलाकात नहीं थी। आसिम मुनीर का दौरा था इनका अमेरिका का, और यहाँ पे कुछ हाई ऑफिशियल से उनकी मुलाकातें थीं। जो अब तक मेरे पास दस्तयाब मालूमात है उनके मुताबिक अमरीकी सोर्सेज ने यह बताया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आसिम मुनीर से करवाई जा रही है और इसके पीछे एजेंडा एक ही है, और वो एजेंडा है ईरान का। चाहे आपको बाद में कोई कुछ भी कहानी सुनाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कोई कहानी सुनाए या कहीं से भी आए, मामला ईरान वाला है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मौजूद था कनाडा में, और वहाँ से वो कट शॉट करके अपना दौरा मुख्तसर करके वापस अमेरिका आया, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स ली, और उन मीटिंग्स के नतीजे में फौरी तौर पे ईरान के करीब मशरिक़ वस्ता के इलाकों में अमरीकी जो हलचल है वो मची हुई है। यानी आमदरफ्त जारी है, चीज़ें पहुँचाई जा रही है, यूरोप से कार्गो आ रहे हैं, तो जो हथियार हैं उनकी खेप पहुँच रही है मशरिक़ वस्ता में। ये डोनाल्ड ट्रंप के जल्दी वापस आने के बाद ये हुआ। अच्छा, इसकी वजह क्या है वो मैं आपको भी बता दूं। इसराइल की कैपेसिटी खत्म हो रही है, उस पर बाद में बात करते हैं। और यहीं पे एक मुलाकात का बंदोबस्त किया गया पाकिस्तान के आर्मी चीफ की एक लंच के ऊपर अमरीकी सदर के साथ। याद रखें, अमरीकी मुफ्त में कभी किसी को खाना नहीं खिलाते। इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी इस लंच की। पाकिस्तान को अब क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी ये भी हम कुछ कह नहीं सकते। इससे पहले कौन सा आर्मी चीफ था, ज़रा थोड़ा सा तारीख में जाकर आप देख लें। आजकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स और बाकी लोग जो है वो बड़े छोड़े गए हैं और बड़ी तेज़ी से प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह रहे हैं जो जिनका वजूद ही नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें भी आपके सामने रखूँगा, आपको पता चल जाएगा। एक तो आप ये देखें कि सदर बराक ओबामा से मुलाकात की थी उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने। ये मुलाकात मार्च 2011 में वाशिंगटन डीसी में ही हुई थी। तो ये मुलाकात आपको याद होनी चाहिए। आज से 14 साल पहले एक मुलाकात हुई थी, और ये एक गैर मामूली मुलाकात समझी जा रही थी। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब को एक्सटेंशन भी मिली थी, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं। और इस गैर मामूली मुलाकात के बाद जनाब खबरें ये दी गई कि अफगानिस्तान के ऊपर बात की गई है, दहशतगर्दी के ऊपर बात की गई है, अमरीकी इनखला के ऊपर बात की गई है, पाकिस्तान में अमरीकी ऑपरेशंस के ऊपर बात की। ये चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई थी। लेकिन इस मुलाकात के तकरीबन 1.5 से पौने 2 महीने के अंदर एक एबटाबाद में हमला हुआ, और ये अमेरिकन ने हमला किया। उसके नतीजे में 2 मई 2011 को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन पर अमरीकी नेवी सील्स का ऑपरेशन किया गया था। अब आपको समझ आई। यानी उस वक्त जब आर्मी चीफ मिले थे तो उसके बाद बराक ओबामा के हाथ एक ऐसी चीज़ लग गई थी जिसकी बुनियाद पर वो दोबारा इलेक्शन लड़ा और दोबारा इलेक्शन जीत गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उसामा बिन लादेन को मार दिया गया पाकिस्तान की सरजमीन पे, और उसके मरने से लगभग 1.5-2 माह पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बराक ओबामा के साथ मुलाकात हुई। बराक ओबामा इतने शोर शॉट थे उसामा बिन लादेन को लेकर कि उन्होंने बाकायदा एक पूरा ऑपरेशन रूम बनाया था, उसके अंदर बैठकर बाकायदा इस सारे अमल को फिल्माया गया था, और अपनी वीडियो भी बनाई थी बराक ओबामा ने, अपने लोगों की भी। स्पेशल तरीके से वो बैठे थे और वो एक जंग जैसा माहौल बना के उन्होंने पूरी अमेरिकन की एक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, एक पॉपुलैरिटी की एक वेव चली थी उसके बाद। तो ये फ़ायदा उन्हें दिया गया था उस वक्त बराक ओबामा को। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। डोनाल्ड ट्रंप क्या मांग सकते हैं, तो ये मामला अब सिर्फ ईरान का है। ईरान के मामले के ऊपर ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो विजिट है उसको शॉर्ट किया था, और ये मुलाकात जो तय नहीं थी इस तरह से, वो मुलाकात अब आसिम मुनीर साहब की हो रही है, जो 1 हफ्ते से लगभग अमेरिका में मौजूद है। इस मुलाकात में जो अमेरिका मांगने जा रहा है, जो मेरे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक, वो पाकिस्तान से इंटेलिजेंस शेयरिंग मांग सकता है ईरान में। क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश है कि ईरान में अब रजीम चेंज कर दिया जाए। जो पहलवी खानदान है, रज़ा पहलवी, उनको पहली मरतबा मंजर-ए-आम पे लाया जा रहा है, मीडिया में उनके इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी तस्वीर और वीडियोज़ वायरल की जा रही हैं, और ईरान के अंदर कोशिश की जा रही है कि पहलवी खानदान के लिए रास्ता बनाया जाए जो वहाँ का शाही खानदान है। और ये जो एक
सुप्रीम लीडर वाला मामला है इसको खत्म किया जाए ईरान से। तो रिजीम चेंज की एक कोशिश है ईरान में अमेरिका की, और इसके लिए वो बाहर से दबाव भी डालेंगे, हथियार भी पहुंचाएंगे। हो सकता है वो जंग का हिस्सा भी बन जाए, जबकि उन्हें बाकी दुनिया रोक रही है। सूरत क्या बनती है इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जंग वाली सूरत है ये ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है और पाकिस्तान के जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है या जो मौजूदा हुकूमत है, रिजीम है, उसकी खुशकिस्मती है कि जियो पोलिटिकल सिचुएशन ऐसी बन गई है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जिससे उम्मीद की जा रही थी और वो वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के लोग खुद बैठकर, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग खुद बैठकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये बता रहे थे कि अब हम टेलीफोन कॉल कर रहे हैं, अब हम पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहे हैं, अब हमने पाकिस्तान को ये पैगाम दे दिया है। तो वो खुद दावे कर रहे थे इससे पहले। आपने देखा रिचर्ड ग्रेनल लिख रहा था, बाकी जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं वो इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में खड़े थे। लेकिन फिर हमने देखा कि वो चीज़ें, आलमी हालात जिस तरह तब्दील हुए, खासतौर पे पाकिस्तान के खित्ते के, और जिस तरह सरेंडर किया पाकिस्तान की हुकूमत ने मगरबी मफादात के सामने, तो इस पे जनाब वहाँ से चीज़ें ठंडी होना शुरू हो गई। तो वो सारे मामला किसी और तरफ चले गए और अब ईरान का मामला एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और एक बदकिस्मती है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि एक मरतबा फिर बंद कमरों में वो फैसले होने जा रहे हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मंशा और मर्जी के खिलाफ होंगे। यानी अमेरिका पाकिस्तान से क्या मांग सकता है, ये मेरे पास सोर्सेज से इत्तला है। एक, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग मांगेगा पाकिस्तान से। पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में ईरान में जाते हैं, बार बार जाते हैं, और इंटेलिजेंस शेयरिंग चाहिए रिजीम चेंज करने के लिए ईरान में। ये आप क्लियर कर लें इस मामले को। एक तो वो इंटेलिजेंस शेयरिंग मांगेंगे, क्या कोई फिजिकल मदद वो मांग सकते हैं? देखिए, जब तक अमेरिका फंस नहीं जाता बुरी तरह, तब तक वो कोई फिजिकल मदद शायद पाकिस्तान देने की पोजीशन में नहीं होगा, और शायद वो मांगेगी भी नहीं। लेकिन अगर कोई मदद दी गई तो ये खुफिया मदद होगी, मुकम्मल तौर पे ओपन नहीं होगी। जैसा कि पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ जो यूक्रेन की जंग थी उसमें अमेरिका की और यूक्रेन की खुफिया तरीके से भरपूर मदद की है। इमरान खान एजेंडे पे होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में एक गैर मुसद्दका खबर मौजूद है, लेकिन उसकी तस्दीक अभी नहीं की जा सकती। मगर मुलाकात से पहले या उसके बाद कोई ना कोई खबर निकल आएगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक्चुअली इमरान खान एजेंडे पर थे या नहीं थे। आर्मी चीफ अगर अमेरिका को खुश रखना चाहते हैं ना, आसिम मुनीर साहब, तो उन्हें अमेरिकी मफादात के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और अमेरिकन की हर बात माननी पड़ेगी। इस सूरत में वो डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को खुश रख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है ईरान को लेकर, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नेतन्याहू की तारीफ़ें कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की भी तारीफ़ की है बिल्कुल इस मुलाकात से पहले, और पाकिस्तान की तारीफ़ करने के बाद उन्होंने इसको ईरान के साथ मामले को जोड़ा है। वो कह रहे हैं जी ईरान के बारे में हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, तो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। ईरान के बारे में उनके डिफरेंट राय है डोनाल्ड ट्रंप की, और इसराइल के बारे में उन्होंने वहीं पे कहा कि नेतन्याहू बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और अब वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि जो कुछ भी ईरान में हो रहा है उसके पीछे अमेरिका है, और उन्होंने कहा कि हमने नेतन्याहू को कहा है कि वो ये हमले जारी रखे जो ईरान के ऊपर कर रहा है, और नेतन्याहू ने हमले जारी रखे हुए हैं। ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं वो अभी एक ख़ास मुकाम पे उन्हें ज़ेरे ज़मीन बंकर में पहुंचाया गया है मुतज़ाद इतलात के मुताबिक, और उस एरिया के करीब कहीं पे बताया जा रहा है कुछ धमाके भी हुए हैं और वहाँ पे एक हमला भी हुआ है। लेकिन अभी किसी चीज़ की तस्दीक नहीं की जा सकती। ऐसी खबरें बाद वक़्त यूँ फैलाई जाती हैं ताकि सुप्रीम लीडर की लोकेशन को तब्दील किया जाए और पता चल सके कि वो कहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक वो महफूज हैं, और ईरान की तवज्जो इस बात पे है कि उन्हें महफूज रखा जाए, क्योंकि उनके ज़ेरे निगरानी ये पूरा रजीम इस वक्त जो ईरान में है वो काम कर रहा है। पाकिस्तान अगर हामी भर लेता है, देखें ना, तुर्की ने हामी नहीं भरी, तुर्की ने तो इसराइली तैयारों को वापस धकेला और वार्निंग दी कि इस तरफ नहीं आना, हमारी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल नहीं करना। तो एक साइड तुर्की से आती है। इराक गो के अभी बड़ा कमज़ोर मुल्क है, उसकी फ़ौज भी नहीं है, उस तरह तगड़ा भी नहीं है, लेकिन इराक के अंदर जैसी भी हुकूमत है उन्होंने भी कहा जी हमारी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल ना की जाए। पाकिस्तान भी अपनी फ़िज़ाई हदूद नहीं दे सकता। समंदर के अंदर जो है वो जो 6 ममालिक हैं मुसलमान मुल्क, जिनके अंदर बहरीन है, कतर है, ओमान है, यमन है, सऊदी अरब है, और ये दीगर ममालिक हैं जो कुवैत है, ये सारे ममालिक ऑलरेडी इसकी मजम्मत कर चुके हैं जो किया है नेतन्याहू ने। और तुर्की के जो सदर हैं तैयब एर्दोगान, उन्होंने नेतन्याहू को इस दौर का करार दे दिया है हिटलर। उन्होंने कहा जी हिटलर की तरह कर रहा है ये काम, और इसका हिटलर की तरह अंजाम ना हो जाए। लेकिन जो कुछ नेतन्याहू ने किया उसका जवाब नेतन्याहू को देना पड़ेगा।
ये भी उन्होंने कहा। अब ट्रंप के साथ आसिम मुनीर साहब को मिलवाने का फैसला हो गया है। देखना यह है कि आसिम मुनीर साहब ट्रंप को क्या कुछ दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान हामी भर लेता है तो इस रीजन में एक बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी अमेरिका के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के हामी भरने से बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपनी सोच बदल सकते हैं आने वाले वक्त में। इंटेलिजेंस शेयरिंग मेन चीज़ है। पाकिस्तान कोशिशें करेगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद कि जनाब हमारी इंडिया और पाकिस्तान के मामले पे बात हुई है, हमारी दहशतगर्दी पे बात हुई है, हमारी बात हुई है, खित्ते के मामला पे ऐसे गोलमोल करके पाकिस्तान ये स्टेटमेंट जारी कर सकता है। मुझे क्योंकि अंदाज़ा है कि ये किस किस्म का स्टेटमेंट जारी करेंगे। ये भी कह सकते हैं कि जनाब जो इंडिया और पाकिस्तान के मामला हैं, कश्मीर का मामला है, उसको रिजॉल्व करने के लिए भी आसिम मुनीर ने बात की है। तो देखें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडिया ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को यह बता दिया है और नरेंद्र मोदी ने खुद बताया है कि अमरीकी सालिसी हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ मामलात और कश्मीर के मामलात में। तो अमेरिका इंडिया के साथ बिगाड़ना नहीं चाहेगा पाकिस्तान के लिए। हाँ, ये ज़रूर चाहेगा कि ईरान के मामले में पाकिस्तान अमेरिका की मदद करे। इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका की मदद की, यूक्रेन के मामले में अमेरिका की मदद की, और जहाँ जहाँ पे अमेरिका ने मांगी पाकिस्तान ने हर जगह पे अमेरिका की मदद की है। अब ईरान के मामले में पाकिस्तान क्या करता है? अमेरिका की डिमांड अपनी जगह पे, देखते हैं पाकिस्तान इसके ऊपर क्या जवाब देता है। हैरत की बात यह है कि बिलावल जरदारी, जो अपने आप को एक जमहूरी पॉलिटिकल लीडर कहते हैं, जिनकी माँ भी शहीद हो गई, जिनके नाना भी शहीद हो गए, तो बिलावल जरदारी ने अपने ट्विटर से इस मुलाकात के ऊपर तबसरा किया और तारीफें की हैं। मुझे हैरत होती है, एक तो ये खुद को जमहूरी जमात कहते हैं, एक आर्मी चीफ का क्या काम है दूसरे मुल्क के सरबराह के साथ जाकर मुलाकात करें? ये बातें बेनजीर भुट्टो ने कही हुई हैं। यानी हम सब जानते हैं कि बेनजीर भुट्टो डिक्टेटरशिप के खिलाफ थी। बेनजीर भुट्टो ये चाहती थी कि फौज अपने आईनी किरदार के अंदर रहे और अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी करे। ये फौज का काम नहीं है कि दूसरे मुल्कों से जाके तिजारत के मामलात करें, मईशत के मामलात करें, दूसरे मुल्क के साथ जाके बाकी वो मामलात करें जो उनका काम नहीं है। लेकिन यहां पे बिलावल जरदारी जो है वो तारीफें कर रहे हैं आर्मी चीफ की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के हवाले से। उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर ट्वीट किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जमहूरी सोच समेत दफन हो चुकी है। अब ये एक इक्तदार परस्त टोला है जो ये जानता है कि एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे बैठे इन्हें इक्तदार मुयस्सर रहेगा, उसके बाद इन्हें इक्तदार नहीं मिलेगा। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ ऐसे विजुअल्स भी आ रहे हैं जहाँ से पता चलता है कि हथियारों की खेप लगातार पहुँच रही है और ये कार्गो प्लेन्स हैं जो आ रहे हैं मशरिक़ वस्ता की जानिब से, यूरोप से, और अमेरिका ने भी अपने तैयारे पहुँचाए हैं यूरोप में मुख्तलिफ जगहों पर, क्योंकि यहाँ से वो करीब है, फौरी तौर पर वो अपने तैयारे मैदान जंग में उतार सकते हैं। और अब अमेरिका को कौन कौन से अड्डे में असर आते हैं, अमेरिका अपने बहरी बेड़े जो हैं उनको एक्टिवेट कर रहा है, जबकि चीन के बाद रशिया ने भी अमेरिका को खबरदार किया है। पहले चाइना ने खबरदार किया, अब रशिया ने खबरदार किया है। रूस का अमेरिका को ईरान के खिलाफ इसराइल की बराह रास्त फौजी इमदाद से बाज रहने का इंतबाह, या उन्होंने इसके ऊपर एक वार्निंग जारी की है रूस ने। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी नायब वजीर खारजा सरगई रियाबकूफ ने बुध को खबरदार किया कि इसराइल को अमेरिका की बराह रास्त फौजी मदद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को शदीद तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। उन्होंने कहा कि रूस अमेरिका को ऐसी किसी भी मदद फराहम करने या इस पर गौर करने से बाज रहने का वार्निंग देता है। उन्होंने मजीद कहा कि मॉस्को इसराइल और ईरान दोनों के साथ राब्ते में है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जंगबंदी हो और हम तमाम हालात से बाखबर हैं, लेकिन अगर अमेरिका यहाँ पे मदद लेकर पहुँच जाता है तो सूरत हाल किसी और तरफ चली जाएगी। जो खमनई है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है, ईरान के सुप्रीम लीडर। उन्होंने कहा ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को सरेंडर करने की वार्निंग को मुस्तरद करते हुए खबरदार किया कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका किसी भी फौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे, यानी अमेरिका ऐसा करेगा तो फिर अमेरिकी बहरी बेड़े और उनकी यहाँ पे बेसिस हैं उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करेंगे। अब अमेरिका को इतनी जल्दी जल्दी ये सारा कुछ क्यों करना पड़ रहा है और इसमें क्यों आना पड़ रहा है, उसकी वजह यह है कि शायद अमेरिका की और इसराइल को यह अंदाज़ा नहीं था कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल की कुव्वत है या ऐसे मिसाइल्स हैं जिन्हें वो दाग सकता है, और उन मिसाइलों के बाद जो है वो इसराइल में सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। हो ये रहा है कि इन मिसाइलों को रोकने के लिए इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से एक्टिवेट है, और इसकी एक कैपेसिटी होती है ना, यानी इसकी कैपेसिटी वक्त के साथ साथ कम पड़ती है या ख़त्म होती चली जाती है। अब इस हवाले से एक रज़ी ताहिर साहब का ट्वीट है, उन्होंने कहा कल रात ईरान ने इसराइल पर फतह 1 मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है।
इस एक मिसाइल को रोकने के लिए इसराइल ने तकरीबन 12 इंटरसेप्टर लॉन्च किए, लेकिन कोई एक भी इस मिसाइल को नहीं पकड़ सका। ये है वो इंपॉर्टेंट बात कि उनकी जो सलाहियत है रोकने की वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। और अगर ये सलाहियत कमज़ोर पड़ती है तो इसमें ये मोहम्मद मेहर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट शेयर की है, और ये अल जज़ीरा और दीगर वाशिंगटन पोस्ट ने भी इस तरह की एक रिपोर्ट दी है। दिनों का फ़र्क है लेकिन बात वो एक ही जैसी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 6 रोज़ मजीद अगर जंग रहती है और इसी तरह जो ईरान है वो इसराइल के ऊपर मिसाइल दागता रहता है, तो इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम अब मजीद 10 से 12 रोज़, यानी 6 दिन की जंग हो गई है, 10 से 12 रोज़ मजीद सिर्फ इसराइल जो है वो ईरानी हमलों का जवाब दे सकता है या ईरानी हमलों को रोकने की कोशिश कर सकता है। इस दौरान अगर इसे उर्दन की मदद हासिल ना हुई तो ये अरसा मजीद कम होकर आधा रह जाएगा। अब मामला ये है कि इसराइल की जो सलाहियत है एयर डिफेंस सिस्टम की वो महदूद होती है ना। उन्होंने इतनी रखनी थी कि इतनी देर तक हमारे ऊपर बम गिरते रहेंगे तो हम उन्हें रोकते रहेंगे, और उनको रोकने के लिए भी नीचे से बम ही जाते हैं ना, रॉकेट जाते हैं, मिसाइल जाते हैं, नीचे से जाके रोकते हैं। अब ये जो आयरन डोम का सिस्टम है या दीगर जो उनके पास एयर डिफेंस के सिस्टम है, उनकी कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है, वो महदूद तादाद में होते हैं और मिसाइलों की बारिश होती जा रही है। तो अगर मजीद चंद दिन ये सिलसिला जारी रहता है तो इसराइल रोकने में नाकाम हो जाएगा और मजीद हथियार पहुंचने में टाइम लगता है, वो ऐसे इतनी जल्दी पहुंच नहीं सकते। तो ऐसी सूरत हाल में इसराइल को फौरी तौर पे अमरीकी मदद चाहिए, और अब B-2 जो बम्बर्स हैं उनकी इतलात आ रही हैं, दीगर जो हथियार अमेरिका के हैं वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान की जानिब से ये दावा बार बार सामने आ रहा है कि उनके पास जो बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइलों का ज़ख़ीरा है वो इतना बड़ा है कि वो बड़े लंबे अरसे तक ये मिसाइल इसराइल के ऊपर बरसा सकते हैं या अपने मुखालिफिन के ऊपर इनसे हमला कर सकते हैं। नाज़रीन, ये सारी लड़ाई जो है वो एक ख़ास मौक़िफ़ को लेकर हुई है, एक ख़ास प्रोपेगेंडा को लेकर हुई है। इसराइल का और अमेरिका का ये मानना है कि ईरान बहुत जल्दी एटमी तजर्बा करने वाला है, और ये बात जो है वो बहुत सारे और लोग भी कहते हैं कि ईरान तकरीबन एटमी सलाहियत बनने के करीब पहुंच गया है। लेकिन हैरतंगेज़ बात यह है कि यही प्रोपेगेंडा इसराइल 1996 से कर रहा है। नेतन्याहू की ऐसी वीडियोस जो CNN पे चली हैं वो CNN ने इकट्ठी करके निकाल के लगाई हैं कि 1996 में, सन 2000 में, 2004 में, 2004 के बाद 2016 में, 2020 में, ये लगातार 2025 तक नेतन्याहू का एक ही स्टेटमेंट आता जा रहा है कि जी इतने महीने के बाद ईरान एटमी सलाहियत बन जाएगा, जनाब इतने हफ्ते के बाद ईरान एटमी सलाहियत बन जाएगा, जनाब चंद दिन रह गए हैं ईरान एटमी सलाहियत बनने वाला है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ये गुज़िश्ता 30 साल से किया जा रहा है। गुज़िश्ता 30 साल से नेतन्याहू बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि ईरान एटमी सलाहियत बनने वाला है और ईरान किसी वक्त भी एटमी धमाके कर देगा और इसराइल खतरे में आ जाएगा। 30 साल से तो ये हुआ नहीं, और अब अल्टीमेटली इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। यहां मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट खबर देता हूं, ये हरमीत सिंह साहब ने इसको शेयर किया है, और ये बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी हैं। ये जो IAEA के डायरेक्टर जनरल हैं राफेल ग्रोसी, उन्होंने एतराफ़ किया कि ईरान एटमी हथियार बनाने नहीं जा रहा था। हमने जो रिपोर्ट किया था वो ये था कि हमारे पास ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की कोई मुनज़्ज़म कोशिश का सबूत नहीं था। साबित हुआ कि इसराइल अमेरिका दोनों बेगुनाह मासूम इंसानों के खून के प्यासे हैं। अब ये वो बता रहे हैं, आगे उनकी अपनी एक राय है, लेकिन मामला ये है कि IAEA के डायरेक्टर जनरल खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि ईरान एटमी धमाके करने नहीं जा रहा था। हमारी रिपोर्ट इसके बरक्स थी, लेकिन इसराइल ने इसके बावजूद अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल है। आपको अगले वीलॉग में कुछ और चीज़ें बताते हैं। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।